इस वीडियो में हम रिसर्च प्रपोजल के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल क्यों बनाया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जा सकता है और रिसर्च प्रपोजल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, और फिर हर एक एलिमेंट को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल? रिसर्च प्रपोजल एक स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, क्यों रिसर्च करना चाह रहे हैं, रिसर्च की जस्टिफिकेशन क्या है, रिसर्च की रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च प्रपोजल 3 तरह के क्वेश्चंस का आंसर देता है कि व्हाट यू प्लान टू रिसर्च, कि आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, व्हाई इट इज़ वर्थ रिसर्चिंग, कि इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, इसकी रीजंस या रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आप इस टॉपिक के ऊपर क्यों रिसर्च करना चाह रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि आप रिसर्च करेंगे कैसे, आपकी रिसर्च की मैथोडोलॉजी क्या होगी। तो रिसर्च प्रपोजल एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेंगे, आप रिसर्च करना क्यों चाह रहे हैं और आप रिसर्च कैसे करेंगे। रिसर्च प्रपोजल इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट बिफोर कंडक्टिंग द एक्चुअल रिसर्च। रिसर्च प्रपोजल एक डिटेल्ड प्लान होता है कि आप रिसर्च करेंगे कैसे, और इस प्लान को एक्चुअल रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले बनाया जाता है। अब हम रिसर्च प्रपोजल के पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल बनाया क्यों जाता है। रिसर्च प्रपोजल की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हैं और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जैसे ही आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, आप अपनी एडमिशन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो इसके साथ साथ आपको एक रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना होता है। और इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं और आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है कि आपने रिसर्च करनी है, आपने थीसिस सबमिट करना है या डाइसर्टेशन को सबमिट करना है डिग्री की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, तो थीसिस को स्टार्ट करने से पहले रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है और सुपरवाइजर को कन्विंस किया जाता है या सुपरवाइजर की अप्रूवल ली जाती है। जब सुपरवाइजर रिसर्च प्रपोजल को अप्रूव कर देता है तो तब आप अपनी एक्चुअल रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। रिसर्च प्रपोजल का नेक्स्ट पर्पस ये होता है कि आप किसी ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं जिस प्रॉब्लम का किसी कम्युनिटी या सोसाइटी को सामना है। उस रिसर्च के लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो स्पॉन्सर को कन्विंस करने के लिए और उससे फंडिंग लेने के लिए भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। रिसर्च प्रपोजल का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट या किसी रिसर्च कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। अब हम रिसर्च प्रपोजल के डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। रिसर्च प्रपोजल के एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। हर यूनिवर्सिटी का अपना रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट होता है। आमतौर पर जो रिसर्च प्रपोजल के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो यही होते हैं कि उसमें टाइटल होता है, इंट्रोडक्शन होता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, रैशनल एंड स्कोप ऑफ रिसर्च होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, हाइपोथेसिस होते हैं, मेथोडोलॉजी होती है, रेफरेंसेस होते हैं और अपेंडिसेस होते हैं। अब हम इन एलिमेंट्स को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट होता है रिसर्च प्रपोजल का टाइटल और टॉपिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये डिफाइन करती है कि आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं। आपका टाइटल क्या है या आपका टॉपिक क्या है, किस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमेशा टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेंगे। जब आपका टॉपिक फाइनल हो जाता है ना, तो तभी आप रिसर्च में प्रोसीड कर सकते हैं। रिसर्च का जो टाइटल है ना, उसको ब्रीफ होना चाहिए लेकिन लेंथी नहीं होना चाहिए। बहुत लंबा रिसर्च टाइटल नहीं होना चाहिए। रिसर्च टाइटल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि रिसर्च टाइटल को देख के ही आपको पता चल जाए कि आपने किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, और इसके अंदर कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। और रिसर्च टाइटल ऐसा हो कि उसको देख के ही आपको रिसर्च की थीम समझ आ जाए कि आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं। रिसर्च प्रपोजल का सेकंड एलिमेंट होता है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट एलिमेंट के अंदर जब आप रिसर्च का टॉपिक या उसका टाइटल फाइनलाइज कर लेते हैं कि आपने किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, तो सेकंड एलिमेंट के अंदर आप उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं कि जिस भी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं ना, उसको आप इंट्रोड्यूस कराते हैं कि उस टॉपिक के रिलेटेड पहले कितनी रिसर्च हो चुकी हैं और उन रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है या उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, और उस रिसर्च के अंदर कौन कौन से गैप्स अवेलेबल हैं और उन गैप्स को आप कैसे फुलफिल करेंगे। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर आप अपने प्रॉब्लम को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आप जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उसके रिलेटेड पहले कौन कौन सी रिसर्च हो चुकी हैं, उसमें कौन से रिसर्च गैप अवेलेबल हैं और आपकी रिसर्च उस गैप को कैसे फुलफिल करेगी। रिसर्च प्रपोजल का थर्ड एलिमेंट होता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स।
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यह है कि आप अपनी रिसर्च के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं और इस रिसर्च के पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, उसके सेंटेंस को हमेशा टू से स्टार्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू असेस एम्प्लॉयज परसेप्शन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, वो प्रिसाइज होने चाहिए, क्वांटिफाइबल होने चाहिए और मेजरेबल होने चाहिए, कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हों कि जिनको आप अचीव भी कर सकें, वो क्वांटिफाइबल भी हों कि आप उनको क्वांटिफाई भी कर सकें, और प्रिसाइज होने चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप इस रिसर्च के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं। रिसर्च प्रपोजल का नेक्स्ट एलिमेंट होता है रिसर्च क्वेश्चंस। जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है ना, तो उसके माइंड में कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, उसी क्वेश्चन के आंसर के लिए ही हमेशा रिसर्च की जाती है। रिसर्च क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक कंसर्न दैट यू विल आंसर थ्रू योर रिसर्च, कि कोई ऐसा स्पेसिफिक कंसर्न जिसको आपकी रिसर्च एड्रेस करेगी, उसे हम कहते हैं रिसर्च क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू एम्प्लॉयज परसीव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो रिसर्च क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसका एक रिसर्चर आंसर तलाश करना चाहता है अपनी रिसर्च के थ्रू। रिसर्च प्रपोजल का नेक्स्ट कॉम्पोनेंट होता है रैशनल एंड स्कोप ऑफ रिसर्च। रैशनल एंड स्कोप ऑफ रिसर्च के अंदर क्या होता है कि आपकी रिसर्च की रैशनल होता है, सिग्निफिकेंस होती है, जस्टिफिकेशन होती है कि आप रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं, क्या आप किस वजह से रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च का स्कोप क्या है। रिसर्च की जस्टिफिकेशन या सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि आप किस प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम है जिसका सामना है किसी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, सोसाइटी को या कम्युनिटी को, आप उस प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये आपकी रिसर्च की जस्टिफिकेशन है। और रिसर्च की जस्टिफिकेशन ये भी बनती है कि जो रिसर्च गैप है आप उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। रिसर्च प्रपोजल के इस एलिमेंट के अंदर रिसर्च की बाउंड्रीज भी डिफाइन की जाती हैं, और ये भी डिफाइन किया जाता है कि इस रिसर्च के स्टेक होल्डर्स क्या हैं, रिसर्च की शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, रिसर्च के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, और रिसर्च के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। रिसर्च प्रपोजल का नेक्स्ट एलिमेंट होता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि जिस भी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, उस टॉपिक के रिलेटेड जितना कंटेंट पहले पब्लिश हो चुका है, जो थ्योरीज पहले पब्लिश हो चुकी हैं, उनको स्टडी किया जाता है। लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड्स जस्टिफिकेशन फॉर योर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू से ही आपको रिसर्च गैप आइडेंटिफाई होता है, इसी से ही आप अपने हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू के अंदर हम साइटेशन देते हैं उन सोर्सेज की जिनको हमने स्टडी किया है। फॉर एग्जांपल, जिस रिसर्च पेपर को हमने स्टडी किया है, किसी आर्टिकल को स्टडी किया है, थीसिस को स्टडी किया है, या बुक्स को स्टडी किया है, या मैगजीन को स्टडी किया है, या किसी वेबसाइट से हमने डेटा लिया है, ठीक है, तो जिस भी सोर्स को हमने स्टडी किया है उसकी हम साइटेशन देते हैं लिटरेचर रिव्यू के अंदर। और लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो प्रीवियस रिसर्चेज हैं उनको हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और उनको हम अपनी रिसर्च के साथ रिलेट करते हैं। और लिटरेचर रिव्यू के अंदर ही हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि प्रीवियस रिसर्चेज के अंदर या प्रीवियस स्टडीज के अंदर कौन सा गैप अवेलेबल है और इस गैप को आप कैसे फुलफिल करेंगे। रिसर्च प्रपोजल का नेक्स्ट एलिमेंट होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको हम रिसर्च में टेस्ट करते हैं और उसी टेस्ट की बेस पे या तो ये स्टेटमेंट्स प्रूव होती हैं या डिसप्रूव होती हैं। हाइपोथेसिस ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि रिसर्च में डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती हैं। फॉर एग्जांपल, रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो हाइपोथेसिस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती हैं और ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम रिसर्च में टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाई शुगर इनटेक हैज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब ये एक हाइपोथेसिस है कि हाई शुगर इनटेक के ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। ये एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है जिसको हम रिसर्च में टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई ही हाई शुगर इनटेक के ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। रिसर्च प्रपोजल का नेक्स्ट एलिमेंट होता है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के अंदर फर्दर सेक्शंस होते हैं। इसमें पहला सेक्शन होता है पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स के सेक्शन में क्या होता है कि इसमें यह डिफाइन किया जाता है कि आपकी रिसर्च में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा और कैसे करेगा, आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है और आपका सैंपल साइज क्या है। मेथोडोलॉजी के अंदर नेक्स्ट सेक्शन होता है डिज़ाइन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मटेरियल, कि आप कौन सा रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करेंगे, कौन सा मेजरमेंट टूल यूज़ करेंगे या मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और उसकी रिलायबिलिटी या वैलिडिटी क्या होगी। इसके अंदर नेक्स्ट सेक्शन होता है डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, कि रिसर्च के अंदर आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे और कहाँ से डेटा को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन होता है डेटा एनालिसिस प्रोसीजर,
डेटा एनालिसिस प्रोसीजर के अंदर ये होगा कि आपने जो डेटा कलेक्ट कर लिया है आप उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, उसके ऊपर कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई करेंगे। आप कोरिलेशन को स्टडी करना चाहते हैं, आप इंपैक्ट या इफेक्ट स्टडी करना चाहते हैं, या वेरिएंस को देखना चाहते हैं, और डेटा एनालिसिस के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए आप SPSS को यूज करेंगे या किसी और सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। रिसर्च प्रपोजल का नेक्स्ट एलिमेंट होता है रेफरेंसेस या बाइब्लियोग्राफी। अब रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि जितने भी सोर्सेज की आपने साइटेशन दी है अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर, उन सारे सोर्सेज को लिस्ट डाउन किया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और बाइब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है कि जितने भी सोर्सेज की आपने साइटेशन दी है अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर, और रिसर्च प्रपोजल को बनाने के लिए जिस जिस सोर्सेज को आपने कंसल्ट किया है उसको भी आप लिखेंगे, बेशक आपने उनकी साइटेशन ना दी हो। यही डिफरेंस होता है रेफरेंसेस और बाइब्लियोग्राफी में, कि रेफरेंसेस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ उन सोर्सेज को लिखते हैं जिनकी हमने साइटेशन दी है, जबकि बाइब्लियोग्राफी के अंदर हम सारे सोर्सेज को लिखते हैं जिनकी हमने साइटेशन दी या जिनको हमने सिर्फ कंसल्टेशन के लिए यूज किया। रिसर्च प्रपोजल का लास्ट एलिमेंट होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अंदर हम ऐसे मटेरियल को लिखते हैं जिसको हम रिसर्च प्रपोजल की मेन बॉडी के अंदर ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जिस क्वेश्चनेयर को हम यूज करेंगे, डेमोग्राफिक शीट हो सकती है, कॉन्सेंट फॉर्म हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी मटेरियल जिसको हम रिसर्च प्रपोजल की मेन बॉडी में नहीं लिख सकते उसको हम अपेंडिक्स में ऐड कर देते हैं। तो ये लास्ट सेक्शन होता है रिसर्च प्रपोजल का। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।